हेलो बच्चे, मैं आपका डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, एजुकेशन हब अम्बे इंस्टीट्यूट मानसा। बच्चे, मैं आज से आपके लिए न्यू सीरीज नीट 2026 के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम आपको जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं नीट के, जैसे 2025 का एग्ज़ाम है, उसमें जितने भी एमसीक्यू आपको बायोलॉजी से आए हुए हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबा लेना एंड मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक एंड शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जो बच्चे नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम देना है आने वाले समय में। उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो वो बच्चे मेरी वीडियो देख के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। हम आपको बहुत ही पुराने एग्ज़ाम के एमसीक्यू करवाएंगे। हमारा जो न्यू सीरीज है, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे कंटेक्ट नंबर 9463079680 से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीट की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे अभी +1 में हुए हैं या +2 में हुए हैं या नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो बायोलॉजी का कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली बच्चों को आने लगे। हम आज के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो 2025 में नीट के एग्ज़ाम में 91st क्वेश्चन आया था, उसको हम करते हैं। 91st क्वेश्चन जो आया था वो क्या था, देखिए। द कम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। बच्चे, जो कम्प्लेक्स सेकेंड है इसको हम सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम SDH आप लिख लेना, SDH सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा है कम्प्लेक्स सेकेंड। बच्चे, जो SDH इंजाइम है कम्प्लेक्स सेकेंड, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सुसिनेट टू फ्यूमरेट। ये कन्वर्ट करता है सुसिनेट टू फ्यूमरेट वाइल रिड्यूसिंग द FAD टू FADH2। जो सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये कम्प्लेक्स सेकेंड इज ए क्रूशियल एंजाइम इन बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एज वेल एज ETC को हम बेटा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें बच्चे जो हमारा SDH एंजाइम है जिसको हम कम्प्लेक्स सेकेंड बोलते हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और जो TCA है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल के नाम पे भी जानते हैं, इसमें भी SDH एंजाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और TCA साइकिल, ये बोथ साइकिल ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होते हैं। बेटा याद रखना है आपने, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड TCA साइकिल दोनों चलते हैं जब हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 91 क्वेश्चन है इसमें आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, सेकंड सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चे, इसको हम कम्प्लेक्स सेकेंड बोलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल ETC में ऑपरेट होता है। बेटा याद रखना है ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो साइटोक्रोम BC1 है, बच्चे साइटोक्रोम BC1 को हम कम्प्लेक्स थर्ड के नाम पे जानते हैं। बेटा ये भी याद रखना है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम को हम कम्प्लेक्स 4 के नाम पे जानते हैं एंड NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हम कम्प्लेक्स 1 के नाम पे जानते हैं एंड सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हम कम्प्लेक्स
सेकंड के नाम पे जानते हैं, जहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम कम्प्लेक्स सेकंड बोलते हैं। ये एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन TCA cycle as well as electron transport chain during respiration in mitochondria that converts succinate to fumarate while reducing FAD to FADH2, बच्चे ये याद आपने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। हमारे पास ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेटा PCR जिसको बोलते हैं, हमको पता है ये PCR कैरी म्यूलिस ने बेटा डेवलप की थी। जो PCR टेक्निक है इसमें क्या होता है, जो DNA है वो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके हमारी NCERT की बुक में भी लिखा हुआ है। PCR में क्या होता है, अगर एक DNA का मॉलिक्यूल है वो अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास अगर 2 के ऊपर हम n लगा लें, जहाँ पे अगर n में अगर एक साइकिल चलता है तो हमारे पास एक साइकिल में जो DNA होंगे वो डबल होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 साइकिल चलते हैं तो 2 साइकिल में हमारे पास DNA कितना हो जाएगा, उनका कंटेंट 4 टाइम हो जाएगा। अगर 3 साइकिल चलते हैं तो उनका 2 × 2 8 टाइम्स हमारे पास DNA कंटेंट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास डबल 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 होता जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास हम इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा कौन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के माध्यम से हम PCR देखते हैं DNA एम्पलीफाई कर रहा है, जहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 की पावर n। बेटा यही इक्वेशन है बेटा DNA एम्पलीफिकेशन की ड्यूरिंग PCR टेक्निक। बेटा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड। बच्चे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, MCQ कराने का मेथड अच्छा लग रहा है, आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें उन बच्चों के साथ जो नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, 2026 के एस्पिरेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ IVF मेथड। बच्चे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी। बच्चे जो फर्टिलाइजेशन हो रही है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी हम प्रोड्यूस करते हैं इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड के थ्रू। बच्चे इसमें जो पहली ऑप्शन है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, बहुत अच्छा इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ भी बच्चे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के साथ भी हम इस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, जब पहला क्वेश्चन पहली ऑप्शन है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। क्या IVF में मदर को कोई रिस्क है? नहीं बेटा, हमने ड्रॉबैक देखना है, ये तो कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ। अगर हमारा जो A वाला है ये नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, ड्रॉबैक नहीं है। तो हम देखें तो जहाँ पे A ऑप्शन लगा हुआ है वो तो एलिमिनेट हो गए, हमारे पास सेकेंड वाला भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया, और हमारा आंसर आ गया ए वाला हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हम अगर देखते हैं बेटा, जहाँ पे अगर हम देखते हैं भी हमारे पास A वाला आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला, तो हमारे पास हाईली फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये भी हमारे पास नहीं होगा ड्रॉबैक। ठीक है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीजेंट्स, ये तो बिल्कुल सही है, ड्रॉबैक है। जो IVF में जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीजेंट्स वो कॉस्टली हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव हैं, ये तो बिल्कुल ड्रॉबैक है। सेकंड C वाला देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड से दोनों डोनर हो सकते हैं, ये तो IVF मेथड में होता है, ये तो ड्रॉबैक नहीं होगा। D ऑप्शन लेस अडॉप्शन टू ऑर्फेंज। ऑर्फेंज बेटा अनाथ बच्चों
बच्चे हैं जो उसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा इंडिया में, इसलिए बेटा क्या होता है आईवीएफ करवाया जा रहा है। ठीक है, ये तो ड्रॉबैक ही है आईवीएफ का, तो डी वाला भी सही है, आंसर में आएगा। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बेटा आईवीएफ टेक्निक्स है जो वो बहुत कम है इंडिया में, ये हमारा ड्रॉबैक नहीं है। और एफ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, जो अर्ली एम्ब्रियो है वो सर्वाइव नहीं करता, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, ये भी ड्रॉबैक है। बेटा जो आंसर है ए ऑप्शन में बेटा देखो बी डी एंड एफ दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आईवीएफ मेथड, यही हमारा आंसर था बेटा, याद रखना है फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक है। बच्चे हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा 94 नंबर क्वेश्चन, ये अगर अच्छी लग रही है लाइक शेयर जरूर करते जाओ बेटा, जरूर करो लाइक एंड शेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट इज इन ए फ्रॉग। बच्चे जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसको हम बोलते हैं वेंज, उनको हम क्या बोलते हैं वेंज। ओनली वन वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो वेन है पल्मनरी वेन। वो कौन सी वेन है, पल्मनरी वेन, ह्यूमन में भी। ठीक है, पल्मनरी वेन जो हमारी लंग्स से ब्लड कैरी करके हमारे लेफ्ट एट्रियम में छोड़ती है, उसको बोलते हैं पल्मनरी वेन। ओनली वन वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल वेन्स इन आवर बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, विच कम्स फ्रॉम बॉडी ऑर्गन। जहाँ पे क्वेश्चन ही ये लिखा हुआ है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है और हार्ट को सप्लाई हो रहा है, हार्ट की ओर जा रहा है, उस वो ब्लड कौन सी ब्लड वेसल कौन सी है, वो ब्लड वेसल है वेना कैवा। वो ब्लड वेसल कौन सी है, वेना कैवा। हमने अभी पढ़ा जो पल्मनरी वेन है उसमें कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हमको पता है। ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज ए पल्मनरी आर्टरी, अदरवाइज पल्मनरी आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। बेटा एओर्टा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। लेकिन पल्मनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है लंग्स की ओर, लेकिन वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है बॉडी से लेके हार्ट की ओर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर। बेटा बहुत इजी आंसर था अगर आप कैलकुलेट देखोगे तो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये क्या कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। बेटा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी हम क्या जब हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके मोलिकुलर लेवल पे, हमको पता है जो ऑर्गेनिज्म है दैट आर मेड अप ऑफ ए सेल्स। अगर हम उसको मोलिकुलर लेवल पे बोलें तो वो केमिकल के साथ ही बने हुए हैं। ठीक है, सेल्स किसके बने हुए हैं बेटा, केमिकल के। उसकी फिजिको केमिकल अप्रोच जब हम स्टडी करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जहाँ पे बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बेटा बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, फिजिको केमिकल अप्रोच। बच्चे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे।
बच्चे जहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, देखिए आप दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, और हमें अगर देखो जहाँ पे क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो सेकंड, अगर वन करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है तो थर्ड, अगर वन इनकरेक्ट है एंड सेकंड करेक्ट है तो हम फोर्थ लगाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन द आरएनए वर्ड, आरएनए वर्ड में आरएनए इज कंसीडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेज। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आरएनए वर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है भी आरएनए को हम फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल मानते हैं जो जितने भी जरूरी लाइफ प्रोसेस है वो कैरी आउट हो सकें। आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल, बिल्कुल ये भी सही है, कई ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। एंड आल्सो एक्ट एज ए कैटालिस्ट, बिल्कुल ठीक है, जैसे राइबोसोमल आरएनए बेटा वो कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है फॉर सम इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बीइंग रिएक्टिव, क्योंकि आरएनए रिएक्टिव होने के कारण आरएनए इज अनस्टेबल, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल, एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। आरएनए से भी स्टेबल जेनेटिक मटेरियल अगर हम बोलेंगे तो डीएनए है। देखो हमने पहली बोल दिया भी पहली स्टेटमेंट में बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल, रिएक्टिव होने के कारण आरएनए अनस्टेबल है, क्योंकि आरएनए से ही तो डीएनए बन रहा है। ठीक है, और डीएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, याद रखना है आपने, आरएनए लेस स्टेबल, जो जहाँ हम बोल सकते हैं आरएनए इज अनस्टेबल और डीएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ये भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट देखिए, इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री, बिल्कुल डबल हेलिकल स्ट्रैंड जो होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। रजिस्ट चेंजेज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट सारा करेक्ट, और हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, एपीफाइट्स दैट ग्रो ऑन मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा जो एपीफाइट्स होते हैं वो अगर प्लांट की किसी भी ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट हैं तो सिर्फ एपीफाइट्स को सपोर्ट मिल रही है, एपीफाइट्स बेनिफिटेड है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रही है। अगर प्लांट से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है। एपीफाइट्स आर सपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स, मैंगो प्लांट्स, एंड मैंगो प्लांट्स जो है उसको एपीफाइट्स कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नॉट लॉस द प्लांट होस्ट प्लांट एंड नॉट बेनिफिटेड फॉर होस्ट प्लांट्स। बेटा होस्ट प्लांट्स के लिए ना तो वो बेनिफिटेड है ना कोई लॉस पहुंचा रहे हैं, इसके कारण जो होस्ट प्लांट है मैंगो प्लांट है वो अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड मतलब कि जीरो। ठीक है, अगर हमारे पास एक को बेनिफिट हो रहा है उसको सपोर्ट मिल रही है, दूसरा अनअफेक्टेड है तो हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। अगर वन बेनिफिटेड अनदर अनअफेक्टेड दैट इज कमेंसलिज्म, नेक्स्ट जो म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म में बोथ अगर होस्ट भी और उसके ऊपर कोई दूसरा भी, ठीक है, अगर बोथ आर बेनिफिटेड हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अगर वन बेनिफिटेड अदर को लॉस हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है इसको एक को लॉस हो रहा है तो प्रीडेशन। अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म में एक अनअफेक्टेड रहता है दूसरे को लॉस हो रहा है, एक अनअफेक्टेड रहता है दूसरे को लॉस हो रहा है, उसको हम अमेंसलिज्म बोलते हैं। एक को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, एक अनअफेक्टेड है दूसरे को नुकसान हो रहा है, उसको अमेंसलिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म एक बेनिफिटेड है दूसरा अनअफेक्टेड है, म्यूचुअलिज्म में बोथ बेनिफिटेड, प्रीडेशन में एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को लॉस हो रहा है।
मेंसलिज्म में एक अनअफेक्टेड है, दूसरे को लॉस हो रहा है। बेटा ये जहाँ पे एपीफाइट्स है जो उसको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैंगो प्लांट्स अनअफेक्टेड है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कमेंसलिज्म। जो ये एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, बच्चे याद रखना है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमें 5 स्टेटमेंट दी हुई है, 5 स्टेटमेंट्स में से हमने बतानी है कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। बच्चे हमारे पास अगर ए पहली 3 करेक्ट है तो ए फर्स्ट ऑप्शन, ए बी डी सेकेंड अगर देखते हैं हम, इनमें से हमें एक तो श्योर हो गया कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट हैं। लेकिन हम फर्स्ट को देखें तो ए वाली को देखें तो द यूकैरियोटिक राइबोसोम, बेटा पहले तो हमको पता होना चाहिए राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपको इन फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा यूकैरियोटिक राइबोसोम है जो ATS है, बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 17S है, बिल्कुल ठीक है। पहली ए वाली तो करेक्ट हो गई। अब बी वाली देखें, ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, बिल्कुल 1 लार्ज होता है 1 स्मॉल होता है, 2 सब यूनिट्स होते हैं। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S, बिल्कुल जो 80S वाला होता है उसका एक राइबोसोम एक सब यूनिट होता है 60 वाला, एक होता है 40 वाला। जो 17S राइबोसोम है उसका एक होता है 50 वाला, एक होता है 30 वाला, बिल्कुल थर्ड भी करेक्ट होगी। तो अब हमको पता है ABC आर करेक्ट, ठीक है, ये ट्रू है। हम अब डी भी देखें तो 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S, बेटा 80S के 2 सब यूनिट्स बेटा 60S एंड 40S आना था, 20 लिखा हुआ है, ये तो रॉन्ग हो गया। लेकिन 17S के ये भी 50S एंड 30S आना था, 20S लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। इसके लिए ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। ई वाली देखें, ई वाली में आपको देखो द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S एंड 60S, 80S के 60S एंड 30S बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 60S तो ठीक है लेकिन सॉरी बेटा 80S में 60S तो ठीक है लेकिन 30S की जगह पे हमारे पास आना था 40S एंड 17S, ये बिल्कुल ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। किसके कारण? क्योंकि यहाँ 30S की जगह 40S आना था, इसके लिए। ठीक है, हमारे पास जो पहली 3 स्टेटमेंट है वो ट्रू है बेटा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बच्चे अब चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बेटा 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? XC2 कंजर्वेशन के बारे में। बेटा XC2 कंजर्वेशन की एग्जाम्पल कौन सी है? बेटा XC2 कंजर्वेशन का मीनिंग होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्व एनी प्लांट और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल मीडियम इज नोन एज XC2 कंजर्वेशन। बेटा देखो नेशनल पार्क तो नेचुरल हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेचुरल हो गई, तो जू जो होते हैं एंड बोटेनिकल गार्डन होते हैं उसको हम XC2 कंजर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमने प्लांट्स की स्पीसीज को और एनिमल्स की स्पीसीज को, प्लांट की स्पीसीज को बेटा बोटेनिकल गार्डन में एंड एनिमल की स्पीसीज को हमने जूलॉजिकल गार्डन में जूलॉजिकल पार्क में बेटा जूलॉजिकल पार्क में बेटा एक आर्टिफिशियली कंजर्व किया होता है, तो हम बोलते हैं जहाँ पे XC2 कंजर्वेशन की एग्जांपल आ गई बेटा हमारे पास सी। थर्ड वाली बेटा जू एंड बोटेनिकल गार्डन। प्रोटेक्टेड एरिया बेटा ये तो बोथ में बेटा प्रोटेक्टेड एरिया XC2 एंड बोथ में बेटा एनिमल एंड प्लांट्स में होगा, ये हमारे पास XC2 कंजर्वेशन की एग्जांपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बच्चे, जहाँ पे फिर हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है, अगर दोनों ट्रू है एंड एक सॉरी बेटा हमारे पास हमने चलना था 100 नंबर क्वेश्चन पे। बेटा 2 स्टेटमेंट दी हुई है, अगर बोथ करेक्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर बोथ इनकरेक्ट है सेकंड, अगर फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड इनकरेक्ट है तो थर्ड ऑप्शन, अगर
फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड सेकंड करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन। हमारे पास पहली 100 की, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई है बिल्कुल, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में वो सोलर एनर्जी है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बेटा नहीं, हम इसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बच्चे आपको पता होना चाहिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, हमारे पास देखो, अगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेटा एक प्लांट है, आप मान लो एक प्लांट है, जितना भी वो ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर कर रहा है, जितना भी प्रिपेयर कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जितना भी फूड बेटा प्लांट बना रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना फूड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लांट को भी तो फूड की ज़रूरत है, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ने यूज कर लिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यूज भी तो करेगा ना, आफ्टर यूज बेटा रेस्पिरेशन के दौरान जितना प्लांट ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहा है, उसके बाद जो फूड वो स्टोर कर लेता है, प्लांट स्टोर कर लेता है इन फ्रूट्स, इन वेजिटेबल्स, जितना फूड उसने स्टोर कर लिया उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, ठीक है, इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, बेटा आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना उन प्लांट ने बेटा पूरा का पूरा तैयार किया है उसमें से जितना उसने ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज कर लिया उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जितनी बेटा प्रोडक्शन हुई ऑर्गेनिक मैटर की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम में, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट तो आफ्टर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स, ठीक है, उसको हम नेट बोलेंगे। ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। ठीक है, हमको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बच्चे अगर आपको एमसीक्यू अच्छे लगे बायोलॉजी के, ये मैंने 91 से लेके आपको 100 तक बच्चे एमसीक्यू करवाए हैं, जो आपके 2025 नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये 2025 के नीट के एग्ज़ाम में आए हुए एमसीक्यू हैं। नेक्स्ट बेटा वीडियो मैं लेके आऊँगा आपको 101 से लेकर 110 तक के एमसीक्यू जो 2025 में आए हुए हैं। जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं 2026 नीट के, वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। वो ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल बेटा बायोलॉजी के लिए आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है बेटा। 9463079680 से आप संपर्क करके हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, ताकि आप अपना नीट 2026 में अच्छा स्कोर लेके क्वालिफाई कर सकें नीट को, और अपना सपना MBBS डॉक्टर बनने का पूरा कर सकें। तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको एक ही बेटा मेरी सजेशन है, वो बहुत ही कम फीस में आपको लास्ट 15 to 20 जो पेपर हैं MCQ नीट के भी हुए हैं, वो मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ आपको क्रैश कोर्स में। तो बहुत ही कम अमाउंट में बेटा करवाने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ओनली 1000 रुपी फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। पहले 100 बच्चों के लिए बेटा 1000 रुपया फ़ीस है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से अपना फ़ोन उठाओ बेटा, 9463079680 पे बच्चे जी पे कर दो आप 1000 रुपये। तो 1000 रुपये पे करने के बाद आपको पुराने पेपर सभी सॉल्व करवाए जाएंगे ऑनलाइन कोचिंग पे। बेटा आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी
और आपको साथ में स्टडी मटेरियल बेटा 20 क्वेश्चन पेपर जो लास्ट टाइम हुए हैं, ओल्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बेटा, वो आपको दिए जाएंगे PDF की फॉर्म में ओनली 1000 रुपये में बेटा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए आप 9463079680 पे GPay करेंगे 1000 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट बेटा इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे और वहाँ पे बायोलॉजी नीट 2026 एस्पिरेंट लिख के बेटा मेरे को सेंड कर दो, ताकि मैं आपको ज्वाइन करवा सकूं पेड ग्रुप बेटा। उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको MCQ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल एंड फेसबुक पेज एजुकेशन हब अम्बे इंस्टीट्यूट मानसा एंड पटियाला। थैंक यू।